Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another YouTube lecture for Standard 11th Economics. आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये इस चैप्टर का ऑफिशियली लास्ट सेशन होने वाला है। वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड मैं आप लोगों को फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई हाईली रिक्वेस्ट पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, फिर यहाँ पे आइए। ये आपको बीच में से जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड इसी के साथ लिंक्ड होगी, सो यू कैन वॉच द लेक्चर्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं कि हम लोगों ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है हम लोगों ने वो खत्म किया था कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या होता है, हमने समझा इसके टाइप्स क्या होते हैं ये जाना, एंड वी अंडरस्टूड द बेसिक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को क्लियर है। क्विकली आप लोगों को एक बार ब्रशअप करवाता हूं बिकॉज अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। सो एक बार एग्रीकल्चरल क्रेडिट पे ना थोड़ा सा क्विक ब्रशअप मारते हैं कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट, दोस्तों एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या होता है। तो जब फार्मर्स या एग्रीकल्चरलिस्ट ये जो लोग हैं ये जब लोन लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक था बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड, या एक होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ये क्या है मैंने डिटेल्स में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि किस काम के लिए आप वो पैसा यूज कर रहे हो, या तो वो प्रोडक्टिव पर्पस है। प्रोडक्टिव पर्पस यानी कौन सा पर्पस, यानी कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड पर्पस अगर वो है उसके लिए यूज कर रहे हो तो वो कहा जाएगा प्रोडक्टिव। वेराज दूसरा है अनप्रोडक्टिव पर्पस, यानी कि फार्मर जब अदर देन एग्रीकल्चर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जब कोई लोन लेता है, जैसे कि अपनी शादी, कोई फंक्शन या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब को हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पढ़ा, पर्पस आप लोगों को समझ में आया। सो आई होप एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है इसका बेस अब बन चुका है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो। ठीक है, आज जो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कि कौन से ऐसे सोर्स है, कहां से आप लोग जो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट ले सकते हो, कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से आपको ये एग्रीकल्चर के लिए लोन मिलेगा, कौन सी ऐसी जगह है जहां जाना है, जहां से लोग आपको पैसा देंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। सो आइए जानते हैं। तो चलो अभी देखो, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट ना जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप्स के हैं। पहला है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, दूसरा है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब ये कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में नहीं है, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है, मतलब ये काफी बेसिक या रूट लेवल पे फंक्शन करता है, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है। इट वर्क्स एट अ वेरी बेसिक फंक्शनिंग और अ बेसिक लेवल। ठीक है, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, मतलब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो आपको या फार्मर्स को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए खुद लोन देंगे, कुछ सरकार के हैं कुछ प्राइवेट है। तो अब ये क्या है ये आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उनके साथ। ठीक है, अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हो गए, देखो आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट सुना है, आप लोगों ने कोई भी अगर जो ऐसी कोई मूवी या कोई टीवी सीरियल जो रूरल एरिया पे बेस्ड है, वहां पे आप लोगों ने सुना होगा यार साहूकार से बहुत कर्जा लेके रखा है। अब ये साहूकार ये होता कौन है, तो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ मनी लेंडर। मनी लेंडर क्या करता है, ये बंदा गांव का एक ऐसा रिच पर्सन होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, लोग उसके पास जाते हैं, उनसे पैसा उधार लेते हैं, दीज गाइज विल लेंड मनी एंड दे चार्ज इंटरेस्ट कि आपको ब्याज के साथ ये पैसा सो एंड सो टेन्योर में लौटाना पड़ेगा। सो ये क्या कोई इंस्टीट्यूशन है क्या, नो, इट्स जस्ट अ सिंपल पर्सन जो अपने हवेली से या अपने घर से ये काम कर रहा है। सो ये हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यहां से फार्मर से लेते हैं और अपना एग्रीकल्चर करते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नॉन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज कोई बैंक या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स जस्ट अ वेरी लोकल थिंग टू डू। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, चलो। द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ टोटल क्रेडिट इन इंडिया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आता है। देखो 40%,
द इंटरेस्ट चार्ज बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स इज यूजुअली वेरी हाई, बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये, बिकॉज समहाउ उन लोगों को पता है कि ये गांव के लोग ना, इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इन लोगों को उतनी नॉलेज ही नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट को ये लोग अप्रोच कर सके। सो जस्ट बिकॉज ये अकेला बंदा है तो ये काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है उन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट इज द लैंड और अदर एसेट्स आर केप्ट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अभी कोलैटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने एक बस ऐसे बड़ा सा शब्द फेंक के मारा है तुम लोगों के मुंह पे, कोलैटरल सिक्योरिटी म्हणजे काय, मतलब क्या है। अब देखो कोलैटरल सिक्योरिटी, मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, ठीक है। आप लोग क्यों लोन लोगे, आप लोगों तो भाई आप तो रिच लोग हो, मैंने लोन लिया, मैंने, ठीक है, किसी चीज के लिए लोन लिया, XYZ वॉट एवर द रीजन, मुझे लोन लेना पड़ा। और मुझे जिनसे मैंने लोन लिया उन्होंने बोला कि अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो आपकी जो कार है हम वो बेचेंगे और उससे पैसा वसूल कर लेंगे, ठीक है। तो कार क्या हो गई, कोलैटरल सिक्योरिटी। सो मतलब जो लोन ले रहा है ना, उसका कोई भी एसेट, कोई भी कोई भी एसेट या कोई भी प्लांट एंड मशीनरी या कुछ भी एसेट, वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखा जाता है। इन केस द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, तो वो उसका वो एसेट जिनसे आपने लोन लिया है वो उसको बेचेंगे, उसको सीज करेंगे, उसको सेल करेंगे एंड उससे जो पैसा जो है रिकवर कर लेंगे। दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आर एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहला है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मैंने आप लोगों को एग्जांपल में पहले ही समझा दिया कि कौन होते हैं। मनी लेंडिंग एक प्रिविलेंट प्रोफेशन है, ये एक्चुअली एक प्रोफेशन है गांव में, अगर देखना ना, साहूकार इज अ फेमस प्रोफेशन इन विलेजेस। इफ यू ऑल हैव बीन इन विलेजेस, आप लोगों को पता होगा कि गांव का एक साहूकार होता है, एक मनी लेंडर होता है जो लोगों को पैसे देता है, जब उन पे कोई फाइनेंशियल, जब गांव के लोगों पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तभी, ठीक है। द मनी लेंडर्स चार्ज ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मॉर्गेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कल्टिवेटर्स। मॉर्गेज का भी सिमिलर, ये कोलैटरल सिक्योरिटी इज समवट सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज कि मतलब देखो, अभी मॉर्गेज का कंसेप्ट कैसा है ना कि मान लो साहूकार ने किसी गांव वाले को पैसा देके रखा है और मॉर्गेज तो मतलब कोई एसेट मॉर्गेज करना पड़ता है। मॉर्गेज करना पड़ता है यानी कि क्या, अभी मैंने मान लीजिए अपना घर मॉर्गेज करवाया, मतलब क्या किया, तो घर अगर मैं पैसा रिकवर उनको लौटा नहीं पाया विथ इंटरेस्ट, ठीक है, अगर इफ आई फेल टू रीपे, तो वो जो प्रॉपर्टी है ना जो मैंने मॉर्गेज की है, तो जो मनी लेंडर है वो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा या अपने पोजीशन में ले लेगा, उसके ऊपर लीगल राइट आ जाएगा उस मनी लेंडर का, तो वो जो प्रॉपर्टी जो है वो मनी लेंडर की हो जाएगी। अब उसके साथ क्या करना है ये मनी लेंडर का चॉइस है, तो इसको हम लोग कंसेप्ट ऑफ मॉर्गेज बोलते हैं। आई बात समझ में। फिर आते हैं कुछ अदर प्राइवेट सोर्सेज, कुछ प्राइवेट सोर्सेज भी आते हैं, कौन से, कुछ जूम आउट तो नहीं हुआ ना, नहीं, चलो। अब मनी लेंडर के अलावा प्राइवेट सोर्सेज हैं जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, कमीशन एजेंट्स हो गए, एक्सेट्रा। अभी कुछ ट्रेडर्स भी होते हैं गांव में, जो दे वर्क एज अ मिडल मैन, कि दो पार्टीज को मिलवाते हैं, कोई लोन ले रहा है, कोई किसी को लोन की जरूरत है एंड दे चार्ज कमीशन, ठीक है। कमीशन एजेंट्स का कॉन्सेप्ट इज समवट सिमिलर। लैंडलॉर्ड्स आप लोगों को पता होगा, जो ओनर्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, वो अपनी जो लैंड जो है दे गिव इट टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर, कि आप, हाँ देखो, अब इफ आई ओन एग्रीकल्चरल लैंड, मैं खुद तो शहर में रहता हूं लेकिन मेरी गांव में जमीन है, अब उसमें मैं करूं क्या, तो जो फार्मर है या जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, मैं उसको जो है वो ये लैंड रेंट पे दे दूंगा कि भाई ये ले जमीन, इस पे जो तुझे खेती करनी है कर ले, बट उसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा मैं लूंगा। सो दिस इज हाउ दिस कंसेप्ट वर्क्स, ठीक है। क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव, फ्रेंड्स, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेना, तो ये सब क्या हो गए, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हो गए। ये कोई इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट में नहीं है, ये कोई रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट इसको चलाती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। अभी मतलब यहां पे हम देखेंगे कि कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट होगा, कोई प्रॉपर एक बॉडी होगी जो लोगों को पैसे बांट रही है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है। चलो, द जनरल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चरल क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव institutionalization aimed at
providing timely and adequate credit to farmers for increasing the agricultural production and productivity. मतलब बहुत लंबा सेंटेंस है, थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करके समझाता हूं. देखो, जनरल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए कोई जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की है गवर्नमेंट के लिए, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव रही है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए. ताकि फार्मर्स को टाइमली एडिक्वेट इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड हो सके, इसलिए. हाँ, मूविंग ऑन. Providing better access to institutional credit for the small and marginal farmers and other weaker sections to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices has been major part of the policy. मतलब हर एक फार्मर को ना इट इज नॉट पॉसिबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी वो खरीद सके, तो इसके लिए उन लोगों को क्या लगेगा, तो उन लोगों को लोन लेना पड़ेगा या फिर उन लोगों को कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो उन लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स पे लोन दे सके, ताकि ये फार्मर्स जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीनरी या इक्विपमेंट्स को खरीद सके और उसको फार्मिंग में इंप्लीमेंट भी कर सके. तो इसके लिए जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो काम में आते हैं. दे स्टेप इनटू द पिक्चर. सो मेन एम क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फार्मर तक पहुंचाना. चलो मूविंग ऑन. फॉलोइंग आर सम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट. अब एग्रीकल्चरल क्रेडिट के कुछ सोर्सेज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. ठीक है, कैमरा सही से काम तो कर रहा है? हाँ, मैं दिख रहा हूं ना? चलो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल, सबसे पहला नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. स्टार मार्क करो इसको. ठीक है, इसको ऐसा वाला स्टार मार्क करो. टक 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 टक. वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों के एग्जाम में ये आने के चांसेस बहुत है. नाबार्ड पे शॉर्ट नोट, नाबार्ड पे आंसर द फॉलोइंग, 3-4 मार्क का क्वेश्चन नाबार्ड से आ ही. इस चैप्टर से नाबार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नाबार्ड क्या है ये जानते हैं. चलो, सब लोग रेडी हैं? साथ में मेरे साथ हो. चलो, व्हाट इज नाबार्ड? नाबार्ड ना अपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप पे, सबसे टॉप का ये अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसको? एग्रीकल्चरल को और रूरल डेवलपमेंट को. तो सबसे 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 ऊपर कौन सा इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्रीकल्चर? तो वो है नाबार्ड. ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसके नाम में ही लिखा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट गाइज. तो सबसे अपेक्स बॉडी है जो एग्रीकल्चर के लिए लोन्स एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है या फाइनेंस करती है. इसको आई बात समझ में? चलो, सो नाबार्ड एस्टैब्लिश कब हुआ था? जुलाई 12, 1982. ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है एंड शॉर्ट नोट में भी ये लिखना आप लोगों को मैंडेटरी है. ठीक है, विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़, 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब ये इसको बनाया किसने है? अगर आप लोगों को क्रक्स में दे दूं तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो अपनी आरबीआई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने नोट्स पे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है अपना सबसे टॉप, आरबीआई. तो आरबीआई और गवर्नमेंट ने साथ में आकर 50-50 पैसा कंट्रीब्यूट करके ये बनाया है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. नाबार्ड अपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा. मतलब ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि रूरल एरियाज में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना एग्रीकल्चर या फिर रूरल एरियाज में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनको फाइनेंस की जरूरत है तो उन्हें भी नाबार्ड फाइनेंस देता है. फिर कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री पता है आपको, विलेज में जो भी इंडस्ट्रीज है यार, विलेज इंडस्ट्रीज. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब जो हाथ से बना हैंडमेड चीजों को अगर फंडिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उन सब के लिए भी नाबार्ड इज वर्किंग.
ठीक है, इट्स नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, इट इज अबाउट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। आई बात समझ में? द पेड अप कैपिटल स्टूड 10,580 crores एज ऑन 31 मार्च 2018। तो ये बहुत पुराना डेटा है, नया डेटा आपको मिलता है तो वहां पे लिख लो, ठीक है, नया कितना है। एक सेकेंड, आप लोगों को गूगल पे चेक करके अभी बता देता हूं कि क्या देखना है हमें। व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ नाबार्ड? इट इज 14,080 करोड़। ये रिसेंट डेटा है, एज ऑफ मार्च 2020 का डेटा है, सॉरी रिसेंट नहीं है, एज ऑफ 2020, 18 से तो रिसेंट हो गया ना ये। सो इट इज 14,14080 करोड़, ठीक है। कंसिक्वेंट टू द रिविजन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, नाबार्ड इज टुडे फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मतलब आरबीआई हट गई इसमें से अभी। देखो, मतलब इसको बनाया किसने था? आरबीआई ने, और गवर्नमेंट ने साथ में आके 50-50 कंट्रीब्यूशन देके। लेकिन इसका 50-50 का जो रेशियो है ये चेंज होते होते गया, एंड अब आरबीआई इसको ओन नहीं करता। इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड एंड हैंडल्ड बाय ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? चल, दूसरा है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अभी रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो अदर देन नाबार्ड। देखो, अभी ये जो है ना, इसमें भी आप लोगों को आएगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, ठीक है, आप लोगों को क्रेडिट्स बांटते हैं। देखो, पहले आते हैं शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट एंड आर बेस्ड ऑन 3-tier स्ट्रक्चर। 3-tier स्ट्रक्चर है इसका। कैसा? देखो, क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी ए, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एंड तीसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट ये सबसे छोटा लेवल है, फिर थोड़ा बड़ा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और उससे भी बड़ा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इस सब के अंदर ये सारे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ही है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए ना, ये 3-tier स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे नीचे है पीएसीएस, उसके ऊपर है डीसीसीबी, एंड उसके ऊपर है एससीबी। तो नाम से आप अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि पीएसीएस क्या करता होगा। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, मतलब सबसे रूट लेवल पे या सबसे माइनर लेवल पे जिनको एग्रीकल्चरल क्रेडिट चाहिए उनके लिए होगा ये। फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनको एग्रीकल्चरल के लिए क्रेडिट चाहिए या रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट चाहिए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। तीसरा है स्टेट, मतलब ये स्टेट लेवल पे फंक्शन करता होगा, ठीक है। तो नाम से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब है लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा बात करता है हमारा लॉन्ग टर्म। अभी लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता होगा? चलो, दीज कोऑपरेटिव्स मीट लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। वो शॉर्ट टर्म था, अब ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, एंड ये फार्मर्स की ऑब्वियसली, एंड ये ऑर्गेनाइज किया गया है 2 लेवल पे, ये 2 लेवल पे। वो 3-tier फंक्शन था, यहां पे 2 लेवल्स हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है स्टेट। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये विलेज लेवल पे काम करते हैं एज एन इंडिविजुअल यूनिट, मतलब ये किसी के हायरार्किकल फंक्शन या पैटर्न के अंदर नहीं आते, ये इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करते हैं, विलेजेस में होते हैं ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने का काम करते हैं ये भी, ठीक है। और जो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स ऑपरेट करते हैं स्टेट लेवल थ्रू देयर ब्रांचेस इन डिफरेंट विलेजेस। मतलब ये अपेक्स मेन बैंक होगा एक, जिसके अलग अलग ब्रांचेस होंगे उनके विलेजेस में, ठीक है। तो इनका एक मेन ब्रांच होगा और इनकी एक सब ब्रांच होगी किसी ना किसी गांव में। वेयर एज जो ऊपर वाला है, प्राइमरी वाला है ना, ये इंडिपेंडेंटली होता, इनका कोई हेड या इनके ऊपर कोई नहीं होता, ये इंडिविजुअली गांव में जो है फंक्शन करते हैं। आई बात समझ में? चलो, नेक्स्ट इज थर्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज योर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल मतलब फॉर बिजनेस पर्पस, कमर्शियल से आप लोगों को समझना चाहिए। कमर्शियल बैंक ये रूरल क्रेडिट देते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज। अभी कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना, इनके भी कैसे ना ब्रांचेस होते हैं, जैसे आप लोगों ने स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का पढ़ा, वैसे इनके भी ना ब्रांच होगा, हर गांव में एक, या एक किसी गांव में 2, या डिपेंड्स ऑन एरिया एंड फंक्शनिंग और रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। अभी रीजनल रूरल बैंक्स ये ना एक्ट से आई होंगी, देखना, देखो, आर स्पेशलाइज्ड बैंक्स एस्टैब्लिश्ड अंडर आरआरबी एक्ट। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एक लॉ बना दिया,
आरआरबी एक्ट कि रूरल रीजनल बैंक्स, मतलब रीजनल रूरल एरियाज में कोई बैंकिंग होना चाहिए, ऐसा लॉ बना और वो लॉ बनने से ये बॉडी बनी। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन हो, स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ से बनती है। ठीक है, टू केटर द नीड्स ऑफ पुअर पीपल, आरआरबीज आर सेट अप इन रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक्स विथ लो कॉस्ट प्रोफाइल ऑफ कोऑपरेटिव्स बट विथ प्रोफेशनल डिसिप्लिन। मतलब इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनको बनाना ना थोड़ा कम पैसे में जा सकता है, इनको बनाया कम पैसे में जा सकता है, लेकिन इनको सारी प्रोफेशनल सर्विसेज देने की जो है इनको ट्रेन किया जाता है कि ये लोग जो है वो रूरल एरियाज में प्रोफेशनली बैंकिंग सर्विसेज देंगे पुअर पीपल को। ठीक है, इफ दे आर, बिकॉज पुअर पीपल इन द विलेजेस आर अनअवेयर ऑफ द एंटायर बैंकिंग फंक्शनिंग। तो हमारा काम ना सिर्फ ये बनता है कि उनको क्रेडिट दो, बल्कि उनको एडुकेट भी करो उन पर्पज से रिलेटेड कि आपका इंटरेस्ट मतलब क्या, फिर आप कितना दोगे, आपको क्रेडिट कितना मिल रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। फिफ्थ वन इज योर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MFI। चलो, माइक्रो यानी कि स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब छोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, बैंक्स ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स फॉर रूरल क्रेडिट, मतलब रूरल क्रेडिट के लिए ये बैंक्स क्या करती हैं, जो है कंसेशनल रेट यानी कि थोड़ा कम रेट, तब बिकॉज फार्मर्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड सच हाई इंटरेस्ट रेट, सो इसीलिए कम इंटरेस्ट रेट्स पे इन लोगों को पैसा लेंड करने का जो है फंक्शन ये लोग करते हैं। However, small farmers are unable to access them because of borrower unfriendly products and procedures। मतलब इनके जो प्रोसीजर होते हैं ना काफी लंबे, लाइन में लगो, एंड सी फार्मर्स आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड दीज एंटायर स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, तो ऐसा प्रॉब्लम है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिलेज होते हैं, बिकॉज कईयों के बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें जो है ये फार्मर्स को समझ ही नहीं आती। ठीक है, सो इन लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अदर देन दैट, बैंकिंग फंक्शन अगर आप देखोगे तो थोड़ा डिलेड प्रोसेस चलता है इसमें। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। सो तो अगर स्मूथनिंग के लिए, अगर इस फंक्शन को अगर हमको स्मूथ करना होगा, थोड़ा इजी करना पड़ेगा, तो क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ ये प्रोवाइड करते हैं ऑल्टरनेट मीन्स टू एनहांस अक्रॉस द क्रेडिट बाय द पुअर सिंस मिड 70s। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, आप लोगों को बैंकिंग के थ्रू जो है, अगर आप लोगों को बैंकिंग का जो एंटायर प्रोसीजर है वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है या इसमें बहुत डिलेज हो रहे हैं, तो ये MFIs आते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो आते हैं, जो इजी प्रोसेसेस में या इजी फंक्शंस में या ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट में या ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ जो है क्रेडिट फैसिलिटी देने को आपको तैयार होते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आई बात समझ में? तो yes, we are done with your chapter number 5। आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है यहाँ पे। आई होप आप सबको ये जो सेशन है वो पसंद आया। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। लेक्चर को लाइक करके अटेंडेंस मार्क करना कंपलसरी है, वरना मैं बात नहीं करूंगा आपसे। ठीक है, तो यस, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ठीक है।